कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे और मज़े में होंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो जो बच्चे क्लास 9 से 10th में आ चुके हैं उनके लिए साइंस का ये पहला चैप्टर होगा, और ये होगा चैप्टर 1। केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर 1 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं लोग chapter 1. And yes, please don't forget to subscribe your own channel Tripoli Classes. Let's begin. सबसे पहले ये बताइए कि कब हम लोग बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होने का क्या ऑब्जर्वेशन हो सकता है। तो ये 4 ऑब्जर्वेशन ऐसे हैं जिनको देखकर हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। इसमें पहला ऑब्जर्वेशन है चेंज इन स्टेट, यानी कि अगर स्टेट में चेंज देखने को मिल रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। अगला क्या है, चेंज इन कलर। अगर कलर भी चेंज हुआ है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। एंड नेक्स्ट, चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में भी चेंज हुआ है तो हम लोग बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। और चौथा, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। अगर किसी गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, वहाँ गैस निकल रहा है, इवॉल्व कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो ये 4 ऑब्जर्वेशन से हम लोग पता कर सकते हैं, कोई भी 4, और जरूरी नहीं कि ये चारों हो जाए, इनमें से कोई एक भी दिखे तो हम लोग बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और केमिकल इक्वेशन के बारे में जानते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होता है। रिएक्शन तो हम लोगों को मालूम है। अच्छा, इससे पहले आई होप कि फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन में आप लोगों को डिफरेंस अच्छे से मालूम होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो एक केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेंट है, जो एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या जो कंपाउंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और जो फाइनल प्रोडक्ट आके बन रहा है हमारे हाथ में, फाइनली जो बन रहा है आफ्टर रिएक्शन, उनको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। जैसे अगर ए और बी एलिमेंट है और ये पार्टिसिपेट कर रहा है इस रिएक्शन में और मिल के बना रहा है ए बी, या फिर सी मान लेते हैं, चलिए सी, तो जो बन के तैयार हुआ है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। और ये जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। तो जो पार्टिसिपेट करते हैं एलिमेंट या कंपाउंड, उनको हम लोग LHS में लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं इस एरो के, और एरो के राइट साइड में प्रोडक्ट को लिखा जाता है। ये हो गया केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे हम लोग। जैसे एक रिएक्शन है जिसमें मैग्नीशियम को बर्न किया जा रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये दोनों हो गया रिएक्टेंट्स, और ये बन के जो आया है ये हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, ये तो आसान है। साथ में इनका स्टेट सिंबल भी लिखना जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में स्टेट सिंबल ही पूछ देता है। एक रिएक्शन दे देगा, बोलेगा इसका स्टेट सिंबल लिखो। स्टेट सिंबल का मतलब है ये जो एलिमेंट है, ये कंपाउंड है, ये भी किस स्टेट में है। ठीक है, तो ये हो गया जो सॉलिड हो गया, ये गैस हो गया, या फिर ये सॉलिड हो गया। तो स्टेट को लिखना ही, दर्शाना ही हम लोग बोलते हैं स्टेट सिंबल को दिखाना। ये हो गया भाई केमिकल इक्वेशन पूरा। अब हम लोग इसके पिछले वीडियो में देखे थे हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन,
और हाउ टू फॉर्म केमिकल कंपाउंड। तो आगे हम लोगों को जरूरी होता है बैलेंसिंग करना। बैलेंस करना बहुत ही जरूरी है इक्वेशन को। बैलेंस करने का मतलब है कि एटम्स, नंबर ऑफ एटम सेम करना। जैसे मैग्नीशियम का एटम इधर एक है, इधर भी एक है। ऑक्सीजन का इधर एक है, लेकिन इधर ऑक्सीजन का एटम इधर दो है और इधर एक है, तो बैलेंस नहीं है। तो इनको बैलेंस करते हैं हम लोग, और ये सब चीज हम लोग पिछले ही वीडियो में बहुत अच्छे से देखे हैं। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जाके पिछला वीडियो में देखिए और सर्च कीजिए हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन बाय ट्रिपल ई क्लासेस, आपको मिल जाएगा। चलिए बैलेंस करते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 2 लगाते हैं, 2 ऑक्सीजन बन गया, Mg भी 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, बैलेंस हो गया। ये इसको बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। और कुछ देख लेते हैं हम लोग। एक और बैलेंस कर लेते हैं। जैसे आयरन है, वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में ये बन रहा है Fe3O4 प्लस H2 हाइड्रोजन। इसको बैलेंस कीजिए, इसको बैलेंस कीजिए। देखिए आयरन यहाँ पे 3 है तो यहाँ 1 है, यहाँ पे सामने में 3 लगा देंगे, 3 आयरन हो गया, आयरन 3 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे सामने में 4 लगा देंगे, ऑक्सीजन 4 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन 8 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन 8 करने के लिए इधर 4 लगा देंगे, हाइड्रोजन 8 हो गया। ये हो गया पूरा बैलेंस, ठीक है। अच्छा, ये किस चीज का इक्वेशन है, किस चीज का रिएक्शन है, ये जरा कमेंट में करके बताइए। देखते हैं क्या केमिस्ट्री पढ़ते हैं आप लोग। चलिए बैलेंस करने सीख गए हम लोग, कंपाउंड बनाने सीख गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। किस किस तरह के होते हैं, किस किस टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो इसमें सबसे पहला टाइप जो पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे कंबाइन होके 2 या 2 से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड कंबाइन होके एक अकेला प्रोडक्ट बनाएगा। इस तरह के रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2, इसमें पानी मिला दिए, ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस विग्रस अमाउंट ऑफ हीट, बहुत ज्यादा हीट। तो ये है क्या, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, केमिकल नाम तो ये हम लोग बोल दिए कैल्शियम ऑक्साइड। इसको जनरल नेम क्या बोला जाता है, ये क्विकलाइम। क्विकलाइम। वीडियो देखने से पहले आप लोग कॉपी और एक कलम जरूर निकाल लें, ऐसे ही वीडियो को ना देखें, क्योंकि ये सब लिखना बहुत ज़रूरी है। ये सब लिखते लिखते याद हो जाएगा आगे चल के कि CaO को क्या बोलते हैं। इसका केमिकल नेम जो है वो है कैल्शियम ऑक्साइड और जनरल नेम है क्विकलाइम। तो ये सब लिखना बहुत ज़रूरी है। ये हो गया वाटर, और ये बन रहा है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या पढ़ते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको बोलते हैं स्लैक्ट लाइम। स्लैक्ट लाइम, ठीक है। और यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे 2 कंपाउंड हैं और ये दोनों मिलके एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये कंबाइन होके ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। साथ में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हीट भी रिलीज हो रहा है। तो जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होता है उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब हो गया बाहर निकलना, और थर्म का मतलब होता है हीट, हीट का बाहर निकलना। Reactions in which heat energy or energy is released are called exothermic reactions. Okay. Now move forward
towards our next type of chemical reaction, and that is decomposition reaction. Decomposition reaction, तो नाम से ही पता चल रहा है डिकम्पोज। डिकम्पोज का मतलब टूटना, यहाँ पे इसका उल्टा होगा। ए बी था तो ये टूटेगा ए प्लस बी में, यानी कि दो या दो से अधिक कंपाउंड में ये टूटेगा, एलिमेंट ये कंपाउंड में टूटेगा। जो एक पहले सिंगल रिएक्टेंट था, सिंगल सब्सटेंस था, वो दो या दो से अधिक सब्सटेंस में टूटेगा आफ्टर रिएक्शन। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, वैसे नाम लिखना बहुत जरूरी है, तो कॉपी कलम निकाल के बैठिए। ये रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से कि कॉपी कलम निकाल के बैठिए और नाम लिखा कीजिए। ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट केमिकल नेम, और इसको अगर हम लोग हीट करते हैं तो बनता है CaO प्लस CO2। ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये बनता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक सब्सटेंस है जिसको हीट करने पे दो सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और एक गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि हीट इस रिएक्शन में देना पड़ रहा है। इस रिएक्शन में हीट रिलीज हुआ था और इस रिएक्शन में हीट देना पड़ रहा है, सप्लाई करना पड़ रहा है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एंडो मतलब इंटर करना और थर्म मतलब हीट, तो हीट एंटर करती, जिसमें हीट सप्लाई करना पड़ता है। रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज सप्लाइड और गिवन आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब हम लोग देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी तीन टाइप होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी तीन टाइप होते हैं। इसमें पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन तो नाम से ही पता चल रहा होगा, जिसमें हीट देना पड़ता है। जिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट सप्लाई करना पड़ता है, हीट एनर्जी, उस तरह के डिकम्पोजिशन को हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे ये एग्जांपल हम लोग देखे थे CaCO3, इसमें हीट सप्लाई कर रहे हैं तो बन रहा है CaO प्लस CO2, हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से हम लोग डिकम्पोजिशन करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग सप्लाई करते हैं। जैसे अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करना है वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं हम लोग, तो ये बनता है H2 अलग हो जाता है और O2 अलग हो जाता है ना। तो ये वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किए हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करके। तो इस तरह के डिकम्पोजिशन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अच्छा, आप लोगों के टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन पूछा है, एक एक्टिविटी किया हुआ है, वहां पे टेस्ट ट्यूब में दो टेस्ट ट्यूब है। एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन कलेक्ट हो रहा है और एक टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन कलेक्ट हो रहा है। तो पूछा है कि बोल दिया है कि एक टेस्ट ट्यूब में अमाउंट जो है वो डबल होगा दूसरे के कंपैरिजन में। तो कौन सा गैस डबल होगा, ये जरा बताना है आप लोगों को एक्टिविटी करके। कौन सा गैस डबल होगा? हम जानते हैं कि H2O का फॉर्मूला होता है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, यानी कि हाइड्रोजन का यहाँ दो मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है। तो आप लोग बताइए कि कौन सा गैस किससे डबल होगा। तीसरा जो टाइप है वो है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मतलब है, फोटो का मतलब होता है लाइट, सनलाइट।
यानी कि सनलाइट के माध्यम से सनलाइट एनर्जी का यूज करके हम लोग डिकम्पोजिशन जो करते हैं, उस तरह के डिकम्पोजिशन को हम लोग बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल जैसे है AgCl, इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, ये बनाता है। अगर सनलाइट के प्रेजेंस में इसको रख दिया जाए, सिल्वर क्लोराइड को, तो ये Ag अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस अलग हो जाता है। इस तरह के डिकम्पोजिशन को हम लोग बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो जो पहले व्हाइट कलर का होता है वो अब ग्रे हो जाता है। फिर कभी कलर भी पूछ लेता है एग्जाम में, तो कलर भी याद रखना जरूरी है कि आफ्टर रिएक्शन क्या कलर हो जाता है। इसी तरह का एक और रिएक्शन है AgBr, Br फॉर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। अगर सनलाइट के प्रेजेंस में रख देते हैं इसको, तो ये बनता है Ag प्लस Br2। और यही वाला रिएक्शन हम लोग यूज करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है इसको। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा टाइप, केमिकल रिएक्शन का तीसरा टाइप हम लोग पढ़ेंगे। जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जी हाँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? यहाँ पे एक एलिमेंट जो होता है दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि उसके जगह पे आ जाता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे ए था एलिमेंट, बी को लात मार दिया, डिस्प्लेस कर दिया और बी की जगह पे आ गया, देखिए एसी हो गया और बी अलग हो गया, बेघर हो गया बेचारा। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे जिंक है और CuSO4 है, तो Zn जो है वो Cu को हटा देगा, Cu की जगह पे खुद लग जाएगा और CO बाहर हो जाएगा, तो ये कंपाउंड बनेगा ZnSO4 प्लस Cu। यहाँ पे क्या हुआ है, जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस किया है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो एक और सवाल पूछेंगे यहाँ पे, अगर ये जिंक है और ये H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये कॉपर सल्फेट है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, और सल्फ्यूरिक एसिड कैसा है? डाइल्यूट है। अगर तो क्या रिएक्शन होएगा जरा बताइए तो। डाइल्यूट का मतलब समझते होंगे आप लोग, जिसमें वाटर मिक्स किया हुआ है, यानी कि वो पूरा प्योर नहीं है। एक एसिड है जिसमें वाटर मिक्स किया हुआ हो, तो उसको बोलते हैं डाइल्यूटेड। ठीक है, और जिसमें वाटर मिक्स नहीं किया हुआ जरा सा भी, तो उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड। तो यहाँ पे डाइल्यूटेड H2SO4 है और जिंक के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो क्या होगा? यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हम लोग जानेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है, देखिए जो आदमी ताकतवर होता है वही आदमी कमजोर आदमी को डिस्प्लेस कर सकता है। तो वही चीज एलिमेंट के साथ भी होता है। जो एलिमेंट ज्यादा पावरफुल होता है वो वीकर एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। अगर ये वीकर एलिमेंट हो गया तो ये, और ये पावरफुल एलिमेंट हो गया, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। यानी कि हम लोग यहाँ पे एक सीरीज देखने वाले हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें क्या देखेंगे हम लोग कि कौन सा एलिमेंट किससे पावरफुल है या किससे वीकर है, या कम रिएक्टिव है या ज्यादा रिएक्टिव है। तो एक सीरीज देख लेंगे, उससे हमको पता चलेगा कि Zn Cu से ज्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है।
फिर ZnH2 से यानी कि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है। तो ये सीरीज है देखिए, लिखने का तरीका है, याद रखने का एक तरीका है जो बनाया है मैंने खुद से, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, इसको पहले एक स्टोरी का नाम देते हैं, पहले स्टोरी फॉर्म करते हैं, इसके बाद ये सीरीज हम लोग बनाएंगे। क्या है स्टोरी, क्या है, एक दिल पे मत लीजिएगा, एनी वे में लीजिएगा इसको। एक स्टोरी है, एक हस्बैंड होता है जो थोड़ा सा काना होता है, एक आंख से काना होता है, तो उसकी पत्नी उसकी रोज पिटाई करती है। तो इस बात को लेकर वो काना जो होता है अपने गांव में एक पंचायत बुलवाता है, ठीक है। तो उस पंचायत में पंच लोग जो उस लड़की को बोल रहे होते हैं, उस पत्नी को जो बोल रहे होते हैं, कुछ इस शब्दों में बयां कर रहे हैं। क्या बोलते हैं वो सुनिए। KNA, काना, काना वो लड़का, काना का मंजिल, काना का मंजिल जाना, फिर से पब्लिक हाई कोर्ट होगा अगर तुम पीटी, दिख रहा है। तुम के जगह पे यहाँ पे हम लोग क्या ले लें, एयू मतलब क्या होता है, तुम। फिर से सुनिए एक बार, वो पंच लोग बोल रहे हैं उस लड़की को, काना का मंजिल जाना फिर से पब्लिक हाई कोर्ट होगा अगर तुम पीटी, यानी कि इस बार अगर तुम पीटी तो काना का मंजिल पब्लिक हाई कोर्ट जाना ही होगा, इधर उधर पंचायत नहीं बिठाएगा, सीधा पब्लिक हाई कोर्ट में पेशी करवाएगा। तो इस तरह से याद रखने का तरीका है, जिसको आएगा वो याद कर लीजिए, जिसको जिस तरह से याद करना है याद कर लीजिए, बस याद रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे, इस सीरीज से हम लोग देख लेंगे क्या हो रहा है। यहाँ पे रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो रहा है ऊपर से नीचे, ये ज्यादा रिएक्टिव है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम, उससे थोड़ा सा कम है सोडियम, उससे थोड़ा सा कम है कैल्शियम, ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। फिर इधर का नीचे थोड़ा सा कम रिएक्टिव, फिर नीचे एकदम लीस्ट रिएक्टिव। तो देखिए इस सीरीज से पता चलेगा जिंक कहाँ है, कॉपर कहाँ है। देखिए जिंक यहाँ है और कॉपर यहाँ है, यानी कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया भाई। अब जिंक और हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, देखिए जिंक यहाँ है और हाइड्रोजन यहाँ है, हाँ ठीक है। तो जिंक जो है वो हाइड्रोजन को भी डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे कोई भी एसिड लेंगे हम लोग, H2SO4 डाइल्यूटेड लें या फिर कंसंट्रेटेड, जिंक H2 को डिस्प्लेस कर देगा और ये बनेगा ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। अब जरा ये वाला देख लेंगे, तो ये है कॉपर और ये है H2SO4 डाइल्यूटेड, कॉपर और हाँ ये देख लीजिए, ये देखिए कॉपर कहाँ है, यहाँ है, और H है यहाँ पे, यानी कि कॉपर जो है कम रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा हाइड्रोजन को, यानी कि ये वाला रिएक्शन नहीं होगा, दिस रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। समझ में आई बात, रिएक्टिविटी सीरीज का क्या काम है। तो देखिए जब तक ये डाइल्यूटेड H2SO4 है, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, तब ये रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन ये वाला अगर हम कंसंट्रेटेड लेते हैं, अगर बहुत ही खतरनाक एसिड ले लेते हैं, किंग ऑफ द एसिड, तब ये रिएक्शन होने लगता है और ये बनाता है CuSO4 प्लस H2 गैस, ठीक है।
तो ये सब बात हो गया भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ये वाला याद रखिएगा, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ टाइप का, जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, यहाँ पे देखिए एक ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, ये सिर्फ इसको लात मार रहा था, यहाँ पे दो दो, ये इसके जगह पे आ जाएगा, ये इसके जगह पे आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मतलब इसका प्रोटोटाइप है ए बी प्लस सी डी अगर है तो ए चला जाएगा सी के जगह पे यानी कि ए डी बन जाएगा, और सी चला जाएगा ए के जगह पे यानी कि सी बी बन जाएगा। ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए एग्जांपल से समझते हैं इसको। एग्जांपल है Na2SO4 एक्वस है प्लस BaCl2 एक्वस है, तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, Na चल जाएगा, Ba को लात मार देगा, बन जाएगा NaCl एक्वस प्लस Na देखिए Ba को लात मार दिया और Ba चला जाएगा Na की जगह पे, तो क्या बन जाएगा BaSO4 जो कि एक सॉलिड है। ये जो रिएक्शन है ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात ये है कि ये BaSO4 जो है इस रिएक्शन में एक सॉलिड बन जाता है, और किसी भी रिएक्शन में इस तरह का जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होता है इनको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। और इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, reactions in which a precipitate is formed, reaction in which a precipitate is formed is called a precipitation reaction. Okay, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, चारों टाइप हो गए खत्म, हमारे चारों टाइप हो गए खत्म टाइप्स ऑफ रिएक्शन के। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की तरफ। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता, रिडक्शन क्या होता। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन किसको बोलते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखिए जरा, अगर किसी एलिमेंट का में ऑक्सीजन गेन हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और इसका उल्टा लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग बोलेंगे रिडक्शन, या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और इसका उल्टा गेन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग बोल सकते हैं रिडक्शन। ये वाला चीज याद रखिएगा, यानी कि अगर ऑक्सीजन का गेन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं, या फिर हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, कट रहा है, निकल रहा है वहां से, तब भी बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, या फिर ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो बोल सकते हैं कि रिडक्शन हो रहा है, या फिर हाइड्रोजन जाके सट रहा है, उसमें लग रहा है, गेन हो रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो एग्जांपल से समझेंगे तो और बढ़िया हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। ये देख लीजिए एग्जांपल, Cu प्लस O2 ये बनाता है CuO, ये हो गया कॉपर ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड हो गया। कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, ये एक लेयर चढ़ जाता है, यानी कॉपर को अगर बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ये काला हो जाता है, पूरा ब्लैक हो जाता है, और कॉपर ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाता है उस पर। ये कलर कैसा है इसका, ब्लैक, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए कॉपर में, यहाँ पे कॉपर अकेला है, और रिएक्टेंट साइड में, सॉरी प्रोडक्ट साइड में देखिए कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया है, यानी कि कॉपर का क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड टू कॉपर ऑक्साइड। ये वाला
स्टेटमेंट जरूर लिखिएगा, कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड टू कॉपर ऑक्साइड। ठीक है। अब अगर इस कॉपर ऑक्साइड पे चढ़ा हुआ लेयर यानी ब्लैक कलर का जो लेयर चढ़ गया है, इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हाइड्रोजन गैस से पास करवाते हैं। कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस से पास करवाते हैं और हीट करते हैं, तो हमको वापस से कॉपर मिल जाता है प्लस वाटर भी मिलता है। इस रिएक्शन में जरा देखिए क्या हो रहा है। इस रिएक्शन में देखिए जो कॉपर ऑक्साइड यानी कि ये कॉपर ऑक्साइड से बन रहा है कॉपर, देख रहे हैं कि यहां से यहां जाने पर ऑक्सीजन का लॉस हो जा रहा है, हो रहा है कि नहीं। कॉपर यहाँ पे सटा हुआ था, सॉरी ऑक्सीजन यहाँ पे सटा हुआ था, तो ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है यहाँ पे। तो ऑक्सीजन के लॉस को क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन। यहाँ बोलेंगे कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखना है, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर। कॉपर खाली नहीं बोलेंगे, यहाँ पे कॉपर नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर। इसी तरह से यहाँ देखिए हाइड्रोजन है, H2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो ऑक्सीजन ऐड होने का, गेन होने का ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं H2 यानी कि हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू H2O वाटर। ठीक है, H2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू H2O। तो यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा था, लेकिन इस रिएक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या फिर छोटे में बोल देंगे रेडॉक्स रिएक्शन। यही ज्यादातर फेमस है, रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से ही ज्यादातर जानते हैं हम लोग, जिसमें दोनों होते हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है और रिडक्शन भी हो रहा होता है साइमल्टेनियसली। इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है बात। एक और एग्जांपल ले लेंगे अच्छे से समझने के लिए। MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड में HCl मिला रहे हैं, तो ये बन रहा है MnCl2 मैंगनीज क्लोराइड डाइक्लोराइड प्लस H2O प्लस Cl2, H2O प्लस क्लोरीन गैस। ये रिएक्शन में देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। इस रिएक्शन में मैंगनीज डाइऑक्साइड यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है और आगे चल के ऑक्सीजन हट जा रहा है, तो ऑक्सीजन हटने को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। यानी कि MnO2 इज रिड्यूस्ड टू MnCl2। ठीक है, रिडक्शन हो रहा है, MnO2 इज रिड्यूस्ड टू MnCl2। और इसका हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन, ये HCl है और यहाँ पे Cl2 हो जा रहा है, यानी कि हाइड्रोजन हट रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है। तो हाइड्रोजन हटने को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन साथ में, यहाँ पे हाइड्रोजन हट गया, तो हाइड्रोजन के लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। यानी कि HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2। क्लियर है बात, क्लियर है, हाँ ठीक है, आगे बढ़िए। तो ये लगभग पूरा चैप्टर था। इसमें दो टॉपिक जो है वो थ्योरी टाइप का है, वो भी बता देते हैं। ले देखिए समझिए, तो ये चैप्टर इतना ही था, ये खत्म हो गया, खत्म हो गया। वर्ड है कोरोजन, CORROSION। कोरोजन, कोरोजन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का परत चढ़ जाना, किसी सब्सटेंस पे, किसी सब्सटेंस पे किसी चीज का लेयर चढ़ जाना। मान लीजिए कोई मेटल है
इस पे कुछ लेयर चढ़ गया है ना, लेयर चढ़ जाने का मतलब है ये रिएक्शन होके लेयर चढ़ गया, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। जैसे एग्जांपल में बताएंगे, ये आयरन है मान लीजिए, तो ये जंग लग के क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है ये, है ना, तो एक लेयर चढ़ जाता है इस पे, ये कोरोड हो जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। तो आयरन पे जो लेयर चढ़ता है वो होता है रेडिश ब्राउन होता है, जबकि कॉपर पे जो चढ़ता है लेयर, कॉपर को ऐसे ही रख देंगे एटमॉस्फेयर में, ऐसे ही खाली जगह में कहीं भी, तो वहाँ के वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड, ये सब से मिलजुल के क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोरोजन हो जाएगा, जिसका कलर हो जाता है ग्रीन कलर का दिखाई देता है। कॉपर का मेटल जो है, इस पे कोटिंग चढ़ जाता है ग्रीन कलर का। इस तरह से अगर सिल्वर मेटल है, तो इस पर जो लेयर चढ़ता है वो होता है ब्लैक कलर का। ठीक है, ये हो गया कोरोजन। और एक है टर्म रैंसिडिटी। रैंसिडिटी का मतलब क्या होता है, आप लोग हमेशा देखते होंगे कि आप लोग का रात का जो बचा हुआ खाना है वो सुबह में खट्टा महकने लगता है, हम लोग बोलते हैं खट्टा महक रहा है, तो वो जो महक आती है उनको बोलते हैं रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी का एक ही वजह है, ऑक्सीडाइज हो जाता है खाना, जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन से मिलके, तो इस प्रोसेस को ही बोलते हैं हम लोग रैंसिडिटी। यानी कि खाने को अगर ऑक्सीडेशन से बचाया जाए तो वो रैंसिड नहीं होगा, वो खाना अच्छा हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नहीं होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा उपाय है। पिकलिंग भी है, यानी कि अचार बना के रखते हैं और बहुत दिन तक खराब नहीं होता है। प्लस क्या होता है कि कंपनी लोग जो चिप्स या कुरकुरे ये सब जो बनाते हैं, चिप्स जो बनाते हैं या खाने को बहुत ज़्यादा दिन तक स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैकेट में नाइट्रोजन गैस फिल करके भेजते हैं पैकेट में। क्या होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये खाने को ऑक्सीडाइज नहीं होने देता है और बहुत दिन तक बचा के रखता है। ठीक है, तो उस पैकेट में नाइट्रोजन गैस फिलअप किया हुआ रहता है। ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। रैंसिडिटी टर्म समझ में आया? चलिए, ये हो गया पूरा चैप्टर का दी एंड, पूरा खात्मा। और अगर कुछ डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, ट्राई करेंगे आगे सॉल्व करने का। तब तक के लिए बाय, टाटा बाय।